Hello, bankers. Welcome to Learning Sessions. I'm Himanshu Malik, and today we are starting chapter 6.5 in our International Trade Finance course. And this chapter is going to be about shipment and transportation risk. लास्ट चैप्टर हमने जो कवर किया दैट वाज अबाउट करेंसी रिस्क एंड आई होप आपने वो लेक्चर अच्छे से समझा होगा एंड आपको अच्छे से कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं शिपमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन रिस्क, और आप लोग जल्दी से अपने कलीग्स के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। एंड जिन्होंने भी अभी तक कोर्स में एनरोल नहीं करा है, प्लीज़ डू एनरोल इन द कोर्स। आप उसके लिए ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लर्निंग सेशन IBF एग्जाम ऐप। इट्स अवेलेबल ऑन एंड्रॉयड एंड iOS बोथ, एंड आपको कोर्स के अंदर मिलेंगे कंसेप्चुअल वीडियोस, वीडियो क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट, PDF नोट्स। सो प्लीज़ डू एनरोल इन द कोर्स। आपको अगर उसके लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, कमेंट में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए, आप उसके लिए भी हमें ये नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो यू विल गेट द स्टफ। स्टार्टिंग ऑन विद आवर लेक्चर। तो पिछला चैप्टर हमने कुछ रिस्क कवर करे, ये चैप्टर डिस्कस करने वाला है शिपमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन रिस्क के बारे में। तो सबसे पहली बात, जब हम बात करें शिपमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन का रिस्क इन इंटरनेशनल ट्रेड, तो इससे हमें क्या चीज़ समझ में आ रही है कि ये कौन से ट्रेड की बात कर रहा है। ट्रेड भी दो तरह का होता है ना, गुड्स एंड सर्विसेज का। तो शिपमेंट किस ट्रेड में होती है? जहाँ पे हम कुछ ना कुछ गुड्स को डील कर रहे हैं, राइट। तो इट इज ओनली इन केस ऑफ फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो क्या हो जाता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान भेजना, रास्ते में एक्सीडेंट हो सकता है, डिलेज हो सकते हैं, आपके गुड्स डैमेज हो सकते हैं वैसे भी वाइल लोडिंग अनलोडिंग, राइट। या कुछ और रीजन की वजह से आपको लॉस हो सकता है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि जब आप गुड्स को मूव कर रहे हो उस टाइम पे आप अपने सारे जो भी रिस्क हैं उन चीज़ों को कवर करके चलो। ओके। सो प्रॉपर इंश्योरेंस कैसे चूज करनी है, क्या क्या क्लॉजेस का ध्यान रखना है, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी कि ट्रांसपोर्टेशन मोड क्या होगा, उस चीज को डिसाइड करना। तो ट्रांसपोर्टेशन मोड हम किस तरह से चुनने वाले हैं, देखो हम देखेंगे कि हम सामान भेज क्या रहे हैं और उसको किस टाइप के कंटेनर में हम स्टोर कर सकते हैं। सो प्रेफर स्टैंडर्ड कंटेनर साइजेस जो अवॉइड कार्गो लूज कार्गो रिस्क। ऐसा ना हो कि आपका सामान लूज रह जाए उस कार्गो के अंदर एंड उस वजह से वाइल शिपमेंट वो गुड्स में क्या हो जाए, डैमेज हो जाए। सेकेंड आ जाता है स्टोरेज नीड्स, कि आपको कितनी स्पेस चाहिए होगी लोडिंग अनलोडिंग के टाइम पे, डिस्चार्ज के टाइम पे, ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी है। देन वी हैव सेलिंग टाइम एंड डेट, कि आप कितने टाइम में डिलीवर करना चाहते हो, उस अकॉर्डिंग आप अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट करो। जैसे कि कुछ फेस्टिवल स्पेसिफिक चीज़ होती है, अगर आप वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऐसा रिलायबल चूज करना पड़ेगा जिसमें डिलेज की वजह से लॉस ना हो। देन रिलेटेड टू दैट पॉइंट ओनली कॉस्ट एंड स्पीड का भी ध्यान रखना है, कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कॉस्ट में तो ज़्यादा होती हैं बट फास्ट होती हैं, कुछ होती हैं जो कॉस्ट में कम है बट स्पीड स्लो है। सो एग्जांपल इज एयर फ्रेट, जो है हमारा क्या है, फास्ट है बट इट इज़ कॉस्टली। और जो मरीन है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज स्लो एज कम्पेयर टू एयर बट वो क्या है, इकोनॉमिकल है। तो आप चुन ध्यान से डिसाइड करो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट मैटर है इस टाइम पे। क्या आपके लिए स्पीड मैटर करती है इस वक्त, या आपके लिए कॉस्ट मैटर करती है, उस अकॉर्डिंग आप अपनी चीज़ों को प्लान करो। देन वी हैव रेपुटेशन रिस्क, कि आप अपना ट्रांसपोर्टेशन का मोड इस तरह से चुनो कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है आप उसको प्रॉपरली ऑनर कर पाओ। ऐसा ना हो कि गुड्स की लॉस की वजह से, डिले की वजह से आपकी कोई क्रेडिबिलिटी या फ्यूचर बिजनेस पे कोई लॉस आए। देन वी हैव ड्राइवर कंपनी रोड ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप रोड ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो बेटर कंट्रोल के लिए तो आप ड्राइवर को कंपनी, अपनी कंपनी से किसी को करा सकते हो, राइट। सो दैट थिंग यू कैन डू, और वी कैन वी नीड टू कंसिडर हैंडलिंग ऑफ रिस्क, क्योंकि हर एक रिस्क, हर एक ट्रांसफर में क्या होता है, गुड्स के डैमेज और थेफ्ट का रिस्क रहता है। रिटर्न इंस्ट्रक्शंस देनी बहुत ज़रूरी है शिपमेंट वालों को। वाई? बिकॉज जब आप इंस्ट्रक्शंस देते हो एंड बाद में जाके कुछ मिसहैप होता है, ठीक है, तब बात आती है, वो लोग बोलते हैं कि आपने हमें ये बताया नहीं, और दे माइट स्टेप अवे फ्रॉम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लॉस। तो उस केस में अगर आप रिटर्न इंस्ट्रक्शंस उनको दे के रखोगे तो उनकी लीगल लाइबिलिटी से वो पीछे नहीं हट पाएंगे। तो रिटर्न इंस्ट्रक्शंस देनी बहुत ज़रूरी होती हैं। एंड द लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट,
कोई भी कार्गो अगर आप शिप कर रहे हैं तो उसको अनइंश्योर्ड आप शिप मत करो, क्योंकि कोई भी आपका जो लॉस का स्कोप है उस सारे को हमने कवर करके चलना है। तो हम पढ़ने वाले हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस क्या है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या आ जाती है, कार्गो या मरीन इंश्योरेंस। ओके, तो ये इंश्योरेंस क्या कर रही है, इट इज कवरिंग रिस्क ऑफ लॉस टू गुड्स, कब, ड्यूरिंग ट्रांजिट। चाहे आप सी, रोड, रेल, एयर, रिवर, कुरियर, पोस्ट, जैसा भी आप ट्रांजिट कर रहे हो उसके ड्यूरिंग आपके लॉस के रिस्क को कवर करती है। एंड इसको क्या बोल देते हैं हम, कार्गो इंश्योरेंस या फिर मरीन इंश्योरेंस। ठीक है, अब ये इंश्योरेंस का खर्चा किसके ऊपर आता है, ये टॉपिक हम कोर्स की बिगिनिंग वाले चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, इनको टर्म्स पढ़े थे कि इंश्योरेंस का खर्चा किस पर आएगा। तो सेम वही है कि जैसे इनको टर्म्स हैं उसके ऊपर आपको पता चलेगा किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल CIF है, दैट इज कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, तो वहाँ पे सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। FOB टर्म्स है, फ्री ऑन बोर्ड, तो वहाँ पर किसकी है, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्सपोर्टर, जो बंदा सामान बेच रहा है उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि गुड्स पोर्ट और एयरपोर्ट तक सुरक्षित पहुंच जाए, वहां तक की इंश्योरेंस करवा ले वो, चाहे उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की है, बट पोर्ट तक पहुंचने में ही अगर गुड्स को कुछ लॉस हो गया तो एटलीस्ट उस चीज से तो वो कवर करके चले खुद को। तो इस तरह से आपने गुड्स को जब आप अपनी फैक्ट्री से निकाल के बाहर भेज रहे हो, दिस इज हाउ यू नीड टू मिटिगेट ऑल योर रिस्क ऑफ लॉस ड्यूरिंग द ट्रांजिट। ओके, सो की फीचर्स क्या हो जाते हैं कार्गो इंश्योरेंस के, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, हाईली स्पेशलाइज्ड सर्विस है। एंड इसमें कवरेज एंड पॉलिसी किस हिसाब से हो सकती है कि आपके गुड्स किस तरह के हैं उस हिसाब से आपको कवरेज देते हैं, कि फ्रेजाइल गुड्स के लिए अलग प्रीमियम होगा एंड अलग उसमें कवरेज होंगी, ठीक है, पेरिशेबल के लिए अलग, हैजर्डस गुड्स के लिए अलग। एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे भी बहुत चीज़ें डिपेंड कर जाती हैं कि आपके किस तरह के लॉसेस हो सकते हैं एंड उसके अगेंस्ट क्या कवर आपके लिए अवेलेबल है। ओके, सो जैसे स्पेशल हैंडलिंग क्या आ जाती है, अब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है गुड्स के ट्रांसपोर्ट के दौरान, जैसे कि अगर आप बैग्स के अंदर, गनी बैग्स के अंदर अगर आप फूड ग्रेन स्टोर करके लेकर जा रहे हो तो आप उनको पिक करने के लिए हुक्स को यूज नहीं कर सकते हो, बिकॉज दैट विल लीड टू व्हाट, लॉस ऑफ द कार्गो, राइट। एंड और कंडीशन क्या हो सकती है कि आप इसको ध्यान रखना है कि ये ड्राई ही रहे, ऐसे इन्वायरमेंट में रहे, है ना। और अगर आप कोई केमिकल लेकर जा रहे हो तो जो भी ड्रम्स या बैरल्स यूज हो रहे हैं उसके लिए वो डबल लाइंड हो, ताकि केमिकल के लीकेज का रिस्क कम हो जाए, राइट। अगर आप कोई स्लैब्स या स्टोन्स लेकर जा रहे हो जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हो सकता ड्यू टू वाटर और एयर, राइट, और ब्रेकेज, तो उस केस में उनको आप डेक पे रख सकते हो, मींस ओपन में आप बाहर स्टोर कर सकते हो। बट अगर आप टाइल्स, गारमेंट्स या कंटेनर्स जो लेकर जा रहे हो उनको आप डेक पे नहीं रख सकते हो, बिकॉज वहाँ पे रिस्क, गुड्स के डैमेज होने का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह की स्पेशल हैंडलिंग की कंडीशंस भी इंश्योरेंस के अंदर देखी जाती हैं, क्योंकि फिर वो देखते हैं कि आपको क्लेम किस तरह से देना है। अगर आपने इंश्योरेंस में गुड्स को प्रॉपरली पैक नहीं किया, सही से ट्रांसपोर्ट नहीं किया, सही से हैंडल नहीं किया, तो इंश्योरेंस कंपनी मना कर सकती है क्लेम देने से। ओके, तो इसके लिए एक और चीज़ हम ध्यान रख सकते हैं कि हम जब भी इंश्योरेंस कवर लें तो एक एक्सपीरियंस्ड ब्रोकर से हम हेल्प लें, ताकि वो कस्टमाइज कर पाए हमारे कवर को और जो भी नेगोशिएशन है या एड ऑन्स वगैरह उन चीज़ों को ध्यान से कर दे। ओके, तो इंश्योरेंस के कवरेज स्कोप में क्या क्या आ जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्गो, चाहे वो इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्रॉस वॉयाज हो गया, राइट। आप किसी भी तरह से अगर आप ट्रांजिट कर रहे हो उसमें जो भी कार्गो है वो कवर हो जाएगा। एंड उसके साथ साथ उसका स्टोरेज रिस्क भी कवर हो जाता है। इनलैंड ट्रांसिट के दौरान फैक्ट्री टू पोर्ट, वो चीज़ भी, उसको भी आप कवर कर सकते हो इंश्योरेंस में। फ्रेट सर्विस लाइबिलिटी, जो फ्रेट फॉरवर्डर है, ठीक है, अगर उसने कुछ डैमेज कर दिए तो उसकी लाइबिलिटी हो सकती है। एंड एसोसिएटेड स्टॉक, इन्वेंट्री, अगर आप शिपमेंट के दौरान आपको गुड्स को कहीं पे स्टोर करना पड़े तो वहाँ को उस स्टोरेज के दौरान रिस्क से बचने के लिए भी आप इंश्योरेंस में उस चीज़ को कवर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इंश्योरेंस में कवरेज मिल जाती है। बट कुछ चीज़ें जो कॉमनली नहीं कवर करी जाती, दैट इज
अगर आपको डिले होने से कोई लॉस हुआ तो वो ट्रांजिट का कसूर नहीं है, राइट, वो डिले हो गया बिकॉज टाइम लगा शिपमेंट में, उसका लॉस आप नहीं मांग सकते हो क्योंकि गुड्स को कोई डैमेज नहीं हुआ। इनहेरेंट वाइज अगर गुड्स में ही कुछ डिफॉल्ट था तो उसके अगेंस्ट आप फिर इंश्योरेंस कवर नहीं मांग, क्लेम नहीं मांग सकते हो। कोई वॉर हो जाता है, स्ट्राइक हो जाती है, तो ये अगर आपके इंश्योरेंस कवर में नहीं इंक्लूडेड तो फिर इसके अगेंस्ट आप कवर क्लेम नहीं मांग सकते हो। इम्प्रॉपर पैकेजिंग की वजह से लॉस हो गया या कैरियर की इंसॉल्वेंसी की वजह से उसने गुड्स को ट्रांसपोर्ट ही नहीं करा, आपका वहां पर लॉस हुआ है, तो वो इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं होता। ठीक है, बट आप क्या कर सकते हो, ऑप्शनल एड ऑन लेके वो वॉर का क्लोज उसमें इंक्लूड करवा सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ की वजह से आपका काफ़ी और जो रिस्क है वो कवर हो जाएंगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, ओपन कवर पॉलिसी ले सकते हो। ओपन कवर पॉलिसी क्या होती है कि आप एक अम्ब्रेला पॉलिसी ले लेते हो जब आप बहुत सारे एक्सपोर्ट करने वाले हो, तो सारी आपके एक्सपोर्ट टर्नओवर के ऊपर ही काइंड ऑफ आपको इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। एंड इट इज एक्टिवेटेड ऑटोमेटिकली फॉर एलिजिबल शिपमेंट। जैसे ही शिपमेंट खत्म हो जाती है इंडिविजुअल इंश्योरेंस सर्टिफिकेट इश्यू हो जाते हैं, और ये जो है लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर भी एक्सेप्ट हो जाती है ये वाली इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कार्गो इंश्योरेंस या मरीन इंश्योरेंस की क्या क्या चीजें कवर होती है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, वो सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्पेशलाइज्ड कवर। स्पेशलाइज्ड कवर क्या हो गया कि ऊपर जो है वो हमने जनरल कार्गो के बारे में पढ़ा, जनरल जो सामान भेज रहे हैं, बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको स्पेशल जिनके ऊपर स्पेशल रिस्क है, उनके ऊपर स्पेशल इंश्योरेंस कवरेज की रिक्वायरमेंट है। तो वो क्या हो गया, जैसे कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट कार्गो इंश्योरेंस कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गया, और मेनली हैवी इक्विपमेंट या मटेरियल के लिए, तो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए अलग से इंश्योरेंस ले सकते हो। या कोई आर्ट पीस आप भेज रहे हो बाहर, स्कल्पचर एंटीक, जो कि काफी वैल्यू में हाई है बट ऐसे उसकी स्टोरेज बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों, तो इस केस में क्या हो सकता है, आपका थेफ्ट का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है ना, तो इस केस में अलग इंश्योरेंस होता है। सेम प्रेशियस स्टोन और मेटल के इंश्योरेंस में भी कि थेफ्ट का रिस्क ज़्यादा रहता है कि हाई वैल्यू होने की वजह से, तो कवर डिफरेंट होता है। एक होता है ऑप्शन स्टॉक थ्रूपुट इंश्योरेंस का, मीन्स सिर्फ ट्रांजिट में ही नहीं हम इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टोरेज में अगर कोई लॉस होता है, हैंडलिंग में होता है, या प्रोसेसिंग डेस्टिनेशन में जाके उसकी प्रोसेसिंग में लॉस होता है, तो उसको भी कवर किया जाता है। एंड जो कंपनी जिनकी ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये हो गया हमारे स्पेशलाइज्ड कवर। अब नेक्स्ट टॉपिक है बायर और सेलर्स इंटरेस्ट और कंटिजेंसी इंश्योरेंस। इसका मतलब सेलर और बायर को क्या हमने दे दी, कंटिजेंसी इंश्योरेंस दे दी उनके हिसाब से होने वाले लॉस के लिए। ठीक है, जैसे कि अब एफओबी टर्म्स हैं, तो जैसे ही गुड्स शिप के रेल पे आ गई, रिस्क हो गया किसके ऊपर ट्रांसफर, बायर के ऊपर ट्रांसफर हो गया। एंड अगर उसके बाद कोई लॉस होता है, राइट, और बायर पे करने से ही मना कर दे उस चीज को, तब भी तो सेलर के ऊपर ही आ गया ना रिस्क सारा। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, सेलर्स इंटरेस्ट या कंटिजेंसी इंश्योरेंस ले सकते हैं कि इनको टर्म्स के अकॉर्डिंग तो रिस्क ट्रांसफर हो जाता है, बट अगर बायर ने पे करने से ही मना कर दिया तो फिर भी तो हमारा लॉस हो गया ना। सो एक्स्ट्रा इंश्योरेंस टेकन बाय एक्सपोर्टर टू कवर फाइनेंशियल लॉसेस व्हेन द बायर रिफ्यूजेस टू पे फॉर डैमेज्ड गुड्स और गैप्स इन बायर्स इंश्योरेंस इफ इनएडिक्वेट और रिस्ट्रिक्टिव। मतलब अगर बायर के इंश्योरेंस से पूरा पैसा रिकवर नहीं हो पाया तो आपको फिर ये कंटिजेंसी इंश्योरेंस से आपका लॉस कवर हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही बायर्स के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर सेलर के ऊपर इंश्योरेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, बट हम मान के चलेंगे कि अगर फिर भी गुड्स में कुछ डैमेज हो जाता है और सेलर प्रॉपरली उस चीज़ के लिए कंपनसेट नहीं कर रहा हमें, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपना एक एक्स्ट्रा इंश्योरेंस लेके चलेंगे ताकि अगर इनसफिशिएंट हो जाए तो हम उस चीज़ को यूज़ कर लें। देन टाइटल रिवर्जन क्लोज, मतलब अगर मान लो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है गुड्स की, बट उसको क्या कर देंगे, ये पॉलिसी उसको रिवर्स कर देगी बैक टू सेलर और बायर ड्यू टू रिटेंशन ऑफ टाइटल क्लोज या लियन। ठीक है, तो इसमें कवरेज कब तक होगी, जब तक गुड्स रिकवर, रीसोल्ड या रिटर्न नहीं हो जाते हैं, तब तक क्या हो जाएगा, आपकी
टाइटल जो वो रिवर्स हो जाएगा इस पॉलिसी के अंदर। देन वी हैव लॉस ऑफ प्रॉफिट और कंसिक्वेंशियल लॉस इंश्योरेंस। लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस क्या हो जाती है, नॉर्मली तो हम जो इंश्योरेंस करते हैं दैट इज फॉर डैमेज, है ना। अब मान लीजिए कि डैमेज एज सच गुड्स को नहीं हुआ है, बट डिलेज की वजह से प्रॉफिट में लॉस हुआ है, एंड आपका काम ऐसा है कि आपका मेन बिजनेस ही इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइमली सामान को डिलीवर कर पाते हो, ठीक है। आपके सीजनल गुड्स हैं या इवेंट बेस्ड स्टॉक है आपका, तो उस केस में टाइमली डिलीवरी ना होने की वजह से लॉस हो सकता है, एंड यू कैन टेक अ प्रॉपर कवर फॉर दैट, ठीक है, कि आपका अगर डिले होने से लॉस होता है तो उसके लिए आपको क्लेम मिल जाए। So covers indirect losses if delivery is delayed due to an insured risk। जैसे कि अगर आपने फायरवर्क्स इंपोर्ट किए दिवाली के लिए और वो कब जाके आ रहे हैं, क्रिसमस के पास जाके आ रहे हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा बिजनेस का लॉस हो गया, तो इंपोर्टर को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रिप्लेसमेंट खरीदनी पड़ी। मान लो उसने जो इंपोर्ट किया उसको पड़ रहा था 80 लाख का सामान, बट यहाँ पर उस फिर रिप्लेसमेंट परचेज करनी पड़ी एट 1.3 करोड़। तो जो 50 लाख का लॉस हुआ है वो कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी हमें कवर करेगी। इंश्योरर विल पे द लॉस एंड एनी सेल प्रोसीड फ्रॉम डिलेड गुड्स गो टू द इंश्योरर्स। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने कि क्योंकि उसने लॉस आपको पे कर दिया, तो जो भी अब गुड्स आ गए हैं उसके ऊपर जो सेल प्रोसीड्स हैं डिलेड गुड्स की वो इंश्योरर को मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नाउ एक पॉइंट है चार्टर्स लाइबिलिटी इंश्योरेंस। ये कब आ जाता है, जब एक तो दो केस होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। हम एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को सामान दे रहे हैं कि आप हमारा सामान ट्रांसपोर्ट कर दो, बट एक कंपनी है जो कि बहुत बड़ी कंपनी है एंड इवन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं, तो उन्होंने एक शिप ही चार्टर कर ली, ओके, एक शिप ही रेंट पर ले ली, हायर कर ली। तो उस केस में चार्टर्स लाइबिलिटी इंश्योरेंस क्या है कि क्योंकि शिप आपने जो अब हायर करी है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ गई है, जो वेसल आपने हायर किया है। तो इसके अंदर क्या कवर होता है, लीगल लाइबिलिटीज ऑफ द चार्टरर्स नॉट द शिप ओनर। शिप ओनर की लाइबिलिटी अलग होती है, बट एक पर्सन जिसने जस्ट उसको हायर किया उसकी लाइबिलिटी क्या हो जाती है कि जो भी डैमेज हुआ उसको कवर करना है। इन्वायरमेंटल डैमेज, अगर क्रू या थर्ड पार्टी को कोई इंजरी होती है या ब्रीच ऑफ चार्टर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसी चीज़ें उसकी कवर होगी। एंड रिक्वायर्ड कब है, जब आप चार्टर कर रहे हो शिप फॉर बल्क कमोडिटी या एक्सक्लूसिव यूज ऑफ वेसल फॉर स्पेसिफिक कार्गो, तो उस केस में आपके लिए ये इंश्योरेंस भी अवेलेबल है। सो दिस वॉज इट ऑन ऑल द रिस्क जो कि हमें आ जाते हैं किसके अंदर, जब हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं इन इंटरनेशनल ट्रेड, एंड उसको मिटिगेट करने के लिए क्या क्या इंश्योरेंस है, क्या क्या कवर अवेलेबल है, पहले ये पता होना चाहिए। उसके बाद पता लगेगा कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा कवर हमारे लिए बेस्ट है। तो आपको अगर ये टॉपिक को एक जल्दी से उसका ओवरव्यू लेना, तो आप ये समरी टेबल पढ़ सकते हो, इसमें सारी चीज़ें बहुत ही ब्रीफ में कवर कर दी हुई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर, ताकि हम ये कोर्स को फटाफट से ख़त्म कर दें। यू आर ऑन द लास्ट स्टेप, तो जल्दी से इसको ख़त्म करके अपनी रिवीजन करो, अपनी प्रैक्टिस करो, एंड अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आओ एंड हमसे शेयर करो। ओके, सो गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय बाय।